नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी एक और वीडियो में। नाइजीरिया में दोस्तों इस समय पे क्या हो रहा है, रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के आई है कि कोशोबे नाम की एक जगह पे 100 से ज़्यादा फार्मर्स को मार दिया बोको हरम ने। तो ये जो बोको हरम जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह ऑपरेट करता है नाइजीरिया में, ये क्या है, नाइजीरिया की लोकेशन को देखेंगे, कुछ हद तक नाइजीरिया की हिस्ट्री को देखेंगे, कब यहाँ पे टोटलिटेरियन राज रहा है, कब यहाँ पे डेमोक्रेसी रही है, बोको हरम क्यों इतना वायलेंट हो गया 2009 के बाद। देखिए 2009 से पहले भी बहुत सालों तक बोको हरम ने ऑपरेट किया है, बट इसकी एक्टिविटीज पीसफुल थी। एकदम से 2009 में गवर्नमेंट रिप्रेशन आया बोको हरम के अगेंस्ट, तो फिर बोको हरम भी बहुत हद तक वायलेंट हो गया। और रिसेंटली 28 नवंबर पे ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे फार्मर्स को मार दिया गया। और एट द सेम टाइम नाइजीरिया में एक और इशू जो बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है एंड सार्स करके प्रोटेस्ट चल रहे हैं। नाइजीरियन पब्लिक सड़कों पर उतर आई उनकी सरकार के अगेंस्ट, और गवर्नमेंट ने इस पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन नाइजीरिया इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे लिए ज़रूरी है। हमारी ओवरऑल दुनिया की अवेयरनेस के लिए, ग्लोबल अवेयरनेस के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए, मुझे हेल्प बनाने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके डिफरेंट डॉट्स को जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो नाइजीरिया है क्या, बेसिकली इट इज ऑफिशियली इसको बुलाया था द फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया। वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है। और देखते हैं कि भाई इसके नेबर्स कौन कौन से हैं। तो यहां दिख रहा है आपको नाइजर दोस्तों, इसके जस्ट नॉर्थ नाइजीरिया, नाइजीरिया के जस्ट नॉर्थ में आपको दिख रहा है नाइजर। इसके नॉर्थ ईस्ट में आपको दिख रहा है चैड। इसके ईस्ट में और कुछ हद तक साउथ में ये जो कंट्री है ना, जो मैं अभी इस समय ग्रीन से कर रहा हूं, यहाँ पे कर्सर हिल रहा है, ये है कैमरून। और इसके जो वेस्ट में कंपनी नाइजीरिया के, वो है बेनिन। और नाइजीरिया के साउथ में क्या पड़ता है, गल्फ ऑफ गिनी। इससे बहुत पास है स्लेव कोस्ट, यानी नाइजीरिया से बहुत तादाद में एक समय पे स्लेव्स निकल के जाते थे नॉर्थ अमेरिका की तरफ। तो स्लेव ट्रेड में नाइजीरिया के बहुत सारे लोगों को अमेरिका लेके जाया गया, दूसरी फ्रेंच कॉलोनीज में लेके जाया गया। तो साउदर्न कोस्ट क्या था, गल्फ ऑफ गिनी, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये नाइजीरिया नाम के फेडरल रिपब्लिक में 36 स्टेट्स हैं, 36 स्टेट्स, और एक फेडरल कैपिटल टेरिटरी है। और उस टेरिटरी में इनकी राजधानी लोकेटेड है जिसका नाम है अबूजा। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है नाइजीरिया। दुनिया की 7th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। 2019 में इसकी पॉपुलेशन थी लगभग 206 मिलियन, यानी 20.5 करोड़ से भी ज्यादा। दुनिया में अगर यूथ्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन इंडिया में है, उसके बाद चाइना में, और तीसरे नंबर पे है नाइजीरिया में। लगभग आधी पॉपुलेशन ऑफ नाइजीरिया 18 साल से कम की उम्र की है। सबसे बड़ी इकोनॉमी है नाइजीरिया की अफ्रीका में, और दुनिया में 24वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है नाइजीरिया की। इट इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ अफ्रीकन यूनियन। साथ साथ ये यूनाइटेड नेशंस, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, इकोवास और ओपेक का भी मेंबर है। अब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबर है नाइजीरिया। इससे आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे कि एक समय पे नाइजीरिया अंग्रेजों की कॉलोनी था, एक समय पे नाइजीरिया अंग्रेजों का गुलाम था। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखते हैं नाइजीरिया के बारे में। 16वीं से 18वीं शताब्दी में स्लेव ट्रेड चला, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो पूरा कोस्ट था, ये वाला जो इलाका था, यहाँ पे बहुत तादाद में स्लेव्स को भर के ले जाया था अमेरिका। तो नाइजीरिया से भी उस समय पे बहुत सारे स्लेव्स को लेके जाया गया अमेरिका में प्लांटेशंस में काम करने के लिए, दूसरी फ्रेंच कॉलोनी में प्लांटेशन में काम करने के लिए। 1850s में ब्रिटिशर्स ने अपनी ताकत को नाइजीरिया में बनाया और नाइजीरिया को अपनी कॉलोनी और प्रोटेक्टोरेट बना दिया। 1922 में जो बगल का कैमरून है, उसके थोड़े से इलाके को नाइजीरिया में जोड़ दिया गया। कैमरून उस समय का एक जर्मन कॉलोनी थी, यानी जर्मन भी एक कॉलोनियल पावर थी, इंग्लैंड भी एक कॉलोनियल पावर थी। तो जर्मन कॉलोनी का ये जो कैमरून था, इसको कुछ हद तक नाइजीरिया में जोड़ लिया गया लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट के अंदर। लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट के अंदर कैसे, आपको पता था 1914 से लेकर 1918 पहला वर्ल्ड वॉर, ठीक है। पहले वर्ल्ड वॉर में जीता कौन, इंग्लैंड, हारा कौन, जर्मनी। इंग्लैंड भी एक कॉलोनियल पावर, जर्मनी भी एक कॉलोनियल पावर। तो जर्मनी की कुछ कॉलोनीज थी लीग ऑफ नेशंस के अंदर, जर्मनी की दुनिया भर की बहुत सी कॉलोनीज अंग्रेजों ने, फ्रेंच ने छीन ली। तो ये जो कैमरून नाम का प्रेजेंट डे देश है, इसकी भी थोड़ी सी टेरिटरी उस समय पे नाइजीरिया में मिला दी गई। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 1960 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मिली नाइजीरिया को, और प्राइम मिनिस्टर सर अबू बकर तफावा बेलावा ने कॉलिशन की सरकार बनाई। इनको भी कूप में 1966 में मार दिया गया। फिर भाई 1967 में एक सिविल वॉर छिड़ गया। तो भाई कम्युनिटी के आधार पे कुछ ईस्टर्न स्टेट्स सेकीड कर गए, उन्होंने अपना रिपब्लिक ऑफ बायफ्रा बना दिया, तो एक सिविल वॉर शुरू हो गया। 1983 में मेजर जनरल मुहम्मदू बुहारू ने ताकत ले ली, एक ब्लडलेस कूप हुआ।
जहां पे मोहम्मदू बुहारी ताकत में आए, मेजर जनरल मिलिट्री डिक्टेटर थे, और इनके समय पे बहुत सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। उसके बाद आप देखेंगे 1999 में प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए, और कहीं ना कहीं नाइजीरिया की जो पॉलिटिक्स रही दोस्तों, वहां पे मुस्लिम्स वर्सेस क्रिश्चियन का भी एक बहुत मेजर मुद्दा रहा है। आप देखेंगे नाइजीरिया में मुस्लिम्स भी अच्छी तादाद में हैं और क्रिश्चियंस भी अच्छी तादाद में हैं। अगर आप ओवरऑल नाइजीरिया कंट्री की बात करिए तो 45% आबादी मुस्लिम है, 45% आबादी क्रिश्चियन है, और बाकी लोग अपने अलग जो धर्म है या फिर जो अपनी अलग मान्यताएं हैं उसको मानते हैं। 2000 में क्या हुआ दोस्तों कि क्रिश्चियंस अपोज कर रहे थे कि इस्लामिक लॉ को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे, चूंकि आपको पता है कि नाइजीरिया का जो सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं जो प्रोविंसेस है उनके पास अपने खुद के राइट्स हैं, तो कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स ने इस्लामिक लॉ को अडॉप्ट कर लिया। क्रिश्चियंस नहीं चाहते थे कि इस्लामिक लॉ अडॉप्ट हो, क्रिश्चियंस चाहते थे कि डेमोक्रेसी रहे, कोई भी धर्म ना इन्वॉल्व हो पॉलिटिक्स में, बट धर्म को अडॉप्ट कर लिया गया। 2009 में हम देखेंगे कि एक ग्रुप बहुत तेजी से आगे आया जिसका नाम था बोको हराम, और बोको हराम 2009 से पहले 6-7 साल एक्टिव था, तब ये पीसफुल था। 2009 के बाद एकदम से ये जो ग्रुप था ना, ये बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया, और एक हाई प्रोफाइल इंसिडेंट आया था 2014 में, जब बोको हराम बहुत ज्यादा न्यूज में था कि इसने 200 स्कूल गर्ल्स को किडनैप कर लिया था। उनमें से बहुत सारी स्कूल गर्ल्स का आज तक कुछ पता नहीं है। 2015 में आप देखेंगे कि मोहम्मदू बुहारी ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते, जो कि पहले अपोजिशन के कैंडिडेट थे इलेक्शन जीतने वाले। नाइजीरिया का जो मिलिटेंट इस्लामिक ग्रुप है बोको हराम, उसने इस अफ्रीका में तरखाट मचा के रखा, और केवल अफ्रीका के नहीं, अफ्रीका के आसपास के देश हैं जैसे कि चाड, कैमरून, ये भी इनसे बहुत परेशान है, बेनिन जैसे देश। तो बॉम्बिंग करते हैं, असैसिनेशन करते हैं, किसी को भी किडनैप कर लेते हैं, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश करते हैं, और एक प्रकार का इस्लामिक स्टेट, एक ऐसा साम्राज्य जो केवल इस्लाम धर्म के नाम पे चलता हो, यही कहना चाहते हैं। ये एक ऐसे इस्लाम को मानते हैं जहां पे मुस्लिम्स किसी भी पॉलिटिकल या सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जो वेस्टर्न सोसाइटी से जुड़ी हुई है। तो वेस्टर्न सोसाइटी से जुड़ी हुई किसी भी एक्टिविटी में जो मुस्लिम्स है नाइजीरिया के, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसा बोलना है बोको हराम का। तो भैया इलेक्शन में वोटिंग हो रही है, ये गलत है, ये वेस्टर्न तरीके। कोई टी शर्ट या ट्राउजर खरीद रहा है तो ये वेस्टर्न तरीके। कोई सेक्युलर एजुकेशन ले रहा है जहां पे सब धर्म को बराबर बताया जा रहा है, तो भाई ये भी अलाउड नहीं है। तो बोको हराम की डेफिनेशन में बहुत सी चीजें अलाउड ही नहीं है, यानी जो डेमोक्रेसी के बेसिक्स हैं दुनिया भर में, वो बोको हराम में अलाउड ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर बोको हराम बिल्कुल ही धर्म के आधार पर चल रहा है। नाइजीरियन स्टेट में जो उनकी मान्यताओं के साथ वाक्य नहीं रखते, जो उनकी कोर इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ वाक्य नहीं रहते, उनको वो कुछ समझते ही नहीं है। ओके, तो भाई अगर जो लीडरशिप है नाइजीरिया की, वो इस बोको हराम ग्रुप से बोले कि भाई आप अपना वायलेंस बंद करो, हम आपका प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट एक मुस्लिम बना रहे, तो उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका क्या है कि भाई हमारा वर्जन ऑफ इस्लाम आप मानिए, केवल आप एक मुस्लिम को राष्ट्रपति बना दे रहे हो, और अगर आप राज डेमोक्रेसी के हिसाब से कर रहे हो, वेस्टर्न आइडियाज के हिसाब से कर रहे हो, तो ये मंजूर नहीं है बोको हराम को। तो बोको हराम को उनके खुद का वर्जन ऑफ इस्लाम लागू करना है, जो कि आज की डेट में पूरी तरीके से लागू हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी नाइजीरिया की क्रिश्चियन भी है। फिर अगर आप बात करें इस बोको हराम के ग्रुप के ऑफिशियल नेम की, तो यह है जमातु अहले सुन्ना लिदतीवाला वल जहीद, जिसका मतलब होता है, इंग्लिश में, ये अरेबिक में था, इंग्लिश में होता है पीपल कमिटेड टू द प्रोपोगेशन ऑफ प्रॉफिट्स टीचिंग एंड जिहाद। फिर भाई बोको हराम की इंसर्जेंसी 2009 में शुरू हुई। आर्म्ड रेबेलियन था गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया के अगेंस्ट। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज थे, नाइजीरिया के मुस्लिम्स और क्रिश्चियन कम्युनिटीज के आपस में बहुत सारे इश्यूज थे। उन इश्यूज का फायदा उठा के बोको हराम ने अपने फैन फॉलोअर बेस को, अपने सपोर्ट बेस को बढ़ाया है। इनिशियली जब बोको हराम ने अपराइजिंग करी, ये फोइल हो गई। इनके जो लीडर थे उस समय पे मोहम्मद यूसुफ, इनको नाइजीरियन गवर्नमेंट ने उड़ा दिया, मार दिया। बाद में आप देखेंगे बोको हराम एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाया, इसके अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स निकल गए। लेकिन उन छोटे ग्रुप्स में से भी एक कमांडर निकलेगा जिसका नाम है अबू बकर शेकाऊ, और अबू बकर शेकाऊ इस बात को इंश्योर करेगा कि ये जो बोको हराम के अलग अलग फैक्शंस हैं, ये आपस में लड़े ना कहीं ये लोग फोकस करें अपनी यूनिटी की तरफ और गवर्नमेंट को टारगेट करें, क्योंकि अबू बकर शेकाऊ सबको ये बताएंगे कि हमारा अल्टीमेट टारगेट गवर्नमेंट को टारगेट करना है, आपस में लड़ना नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि ये जो ग्रुप है ना बोको हराम, इट इज वेरी एक्सट्रीमली ब्रूटल, और एक्सट्रीमली ब्रूटल होने में ये मिलिट्री और सरकारी तंत्रों पे तो अटैक करते हैं, ये लोगों पे अटैक करते हैं, सिविलियंस पे अटैक करते हैं, और ये इनकी सबसे बुरी चीज है। पहले 7 साल अपने रेजिस्टेंस के पीसफुल थे, बाद में वायलेंस पे उतर आए। 2009 में देखिए, 2002 से लेकर 2009 तक
कहीं ना कहीं नाइजीरियन गवर्नमेंट को बहुत सारी रिपोर्ट मिली और उन रिपोर्ट्स में ये बोला गया कि भाई ये जो बोको हराम ग्रुप है ये अपने आप को आर्म कर रहा है, अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स को बढ़ा रहा है, मिलिट्री आर्सनल, वेपन आर्सनल को बढ़ा रहा है। ये सब बातें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पता थी, बट गवर्नमेंट बोको हराम के साथ बना के चलने वाली चाहती थी, इसलिए कुछ बोला नहीं। 2009 में जब गवर्नमेंट ने शिकंजा कसना शुरू किया बोको हराम के ऊपर, तो बोको हराम भी अपनी पे उतर आया, खुलेआम बंदूकें उठा ली बोको हराम की फोर्सेस के बीच में। और नाइजीरियन सिक्योरिटी की फीस में अक्सर लड़ाई होती रहती है, 700 से ज्यादा लोग ऑलरेडी इसके मर चुके हैं, इनिशियल फेज में मर चुके थे, अब तो जाने कितने मर चुके होंगे। नाइजीरियन गवर्नमेंट ने इसके लीडर मोहम्मद यूसुफ को पहले ही मार दिया था, लेकिन अबू बकर शेकाऊ ने इसकी लीडरशिप को संभाल रखा है इन जनवरी 2015 से, और काफी अच्छी लीडरशिप यहां पे प्ले कर रहे हैं अबू बकर शेकाऊ। तो 2009 में जब ये ऑर्गेनाइजेशन मिलिटेंट हुआ, उसके बाद आप देखोगे कि इसके जो लीडर थे मोहम्मद यूसुफ, उनको उड़ा दिया नाइजीरियन फोर्सेस ने। तो बाद में कमाल संभाली 2015 में किसने? अबू बकर शेकाऊ। और ये एक पोटेंट और एफिशिएंट डिक्टेटर्स टाइप के बन के आए हैं, जो कि अबू बकर के प्रोग्राम्स को बहुत एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। अगर आप इनके कुछ इंस्टेंसेस देखेंगे अटैक के, तो 6 जनवरी को बोको हराम ने एक बम गिराया इन अ मार्केट इन गोम्बोरू बोर्नो, जहां पे 38 लोगों की जाने गई। 9 फरवरी को 30 लोगों को मार दिया गया ओनो बोर्नो में। 23 मार्च को चाडियन और नाइजीरियन आर्मी के अगेंस्ट इन्होंने अटैक किया। जो चाड के डिफेंस फोर्स हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है मोहम्मद अबली सलाह, और चाड नॉर्थ ईस्ट में आता है नाइजीरिया के। तो चाड तक इनकी फंक्शन है, मतलब केवल नाइजीरिया तक लिमिटेड नहीं है ये बोको हराम, चाड तक में ये अटैक्स करवाते हैं। तो चाड के डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद अबली सलाह ने 31 मार्च को बोला कि हम चलाएंगे ऑपरेशन ब्रोमा रात, जहां पे ये जो 23 मार्च को मैसेकर हुए हैं हमारे देश में, इस मैसेकर का हम बदला लेंगे। और इसमें जो भी बोको हराम के रेमिनेंट्स हैं लेक चाड के पास, चाड कंट्री में, इनको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, ये जो 23 मार्च का हमला था, ये किस पे कराया गया था? चाड और नाइजीरियन आर्मी के अगेंस्ट। तो उसमें जो चाड की डिफेंस मिलिट्री थी ना, उसके बहुत सारे लोगों की जान गई। तो उसके चलते चाइल्ड मिलिट्री और चाइल्ड के डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया कि भाई इस बोको हराम को हम समझाएंगे। 9 जून को बोको हराम ने 81 विलेजर्स को मार दिया गुबियो बोर्नो स्टेट में। 13 जून को इन्होंने 20 सोल्जर्स को मार दिया मोनगूनो ने, और 40 सिविलियंस को मार दिया नगानजाई में। 2 अगस्त को इन्होंने 18 पीपल को मारा फॉर नॉर्थ कैमरून में। तो ये कुछ अटैक्स थे आपके बोको हराम के। कहा जाता है कि बोको हराम को बैकग्राउंड में आईसिस से भी सपोर्ट है। अब देखते हैं रिसेंटली क्या हुआ। रिसेंटली 28 नवंबर को नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया में बोको हराम ने एक अटैक किया, 110 लोगों की जानें चली गई। ये जो अटैक हुआ है ना, दिस हैज हैपेंड इन द विलेज ऑफ कोशोबे विच इज नियर द मेन सिटी ऑफ मैदुगुरी। अगर आप नक्शा देखते हैं नाइजीरिया का, तो सेंटर में आपको नजर आ रहा है अबूजा। यहाँ पे कहीं पे आएंगे कोस्ट पे तो एक लेगोस नाम का शहर है नाइजीरिया का। जो भी टूरिस्ट वगैरह जाते हैं नाइजीरिया में घूमने के लिए, वो लेगोस में ही जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल यहाँ पे बोको हराम बहुत ज्यादा एक्टिव है। यहाँ पे कोशोबा नाम के विलेज में 110 फार्मर्स को मार दिया गया। ठीक है, एक बहुत ही अनटोवर्ड एक्सीडेंट था। 110 सिविलियंस को रूथलेसली किल किया गया, उसमें बहुत सारे लोगों को चोटें भी लगी हैं, ऐसा बोला गया है। यहाँ पे इनोसेंट सिविलियंस को मारते हैं, एक हीनियस और सेंसलेस एक्ट है। ये बात बिल्कुल सही है, आप फार्मर्स को क्यों मार रहे हो? अरे आप आर्मी से अटैक करो, आर्मी वालों को मारो, तो आर्मी वाले आपको पलट के मारेंगे। वो भाई आप बिना ताकत के अपने धान फल उगाने वाले फार्मर्स को आप मार रहे हो, तो आप क्या ही ताकत दिखवा रहे हो? तो उसके आगे बात की जाए, इनको मारा बड़े खतरनाक तरीके से किया गया। इनको पहले इनके हाथ बांध करके बैठाया गया, गर्दन ऊपर करके इनकी गर्दन काट दी गई। ठीक है, स्लिट कर दिया गया इनके थ्रोस। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे बोला गया है, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। और ये जो विक्टिम्स थे, दे वर लेबर्स फ्रॉम सोकोटो स्टेट्स इन नॉर्थ वेस्टर्न नाइजीरिया, रफली 1000 किलोमीटर अवे हु हैड ट्रेवल्ड टू नॉर्थ ईस्ट टू फाइंड द वर्क। यानी ये लोग कोशोबो में थे, कोशोबो में उनके साथ ये घटना हुई, पर ये थे सोकोटो के। सोकोटो वहां से 1000 किलोमीटर दूर है, सोकोटो से आए थे वहां पे काम करने के लिए। 6 लोगों को चोटें भी लगी हैं। नाइजीरियन प्रेसिडेंट मोहम्मद बुहारी ने इसको कंडेम्ड किया है, बोला कि ये भाई बिल्कुल गलत है। और इस प्रकार के अटैक्स रिसेंटली बहुत बढ़ गए हैं। बोको हराम भी ये अटैक्स करवा रहा है। एक और ग्रुप है ISWAP, ये भी अटैक्स करवा रहे हैं। खास बात इन ग्रुप्स की ये है कि ये लोग लॉगर्स, लकड़ी काटने वाले, फार्मर्स, फिशरमैन, इन सब लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि ये लोग गवर्नमेंट का सपोर्टर हैं, गवर्नमेंट को फेवर करते हैं, गवर्नमेंट के जासूस हैं और हमें फंसाना चाहते हैं, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशंस गरीब लोगों को अटैक करते हैं। तो एक तो ये इशू है। एक और इशू चल रहा है नाइजीरिया में, इसका नाम है एंड सार्स। यहाँ पे जो सार्स है ना, SARS, उसका मतलब है स्पेशल एंटी रॉबरी स्क्वाड। नाइजीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि भाई
ये लोग प्रोटेस्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से आते हैं। ये भाई जो स्पेशल एंटी रॉबरी स्क्वाड नाम का एक जो फोर्स बनाई गई है नाइजीरिया में, ये फेमस है कि ये बहुत सारे लोगों को डिटेन करती है, उनसे एक्सटॉर्शन करती है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करती है। कहीं ना कहीं इस फोर्स का गवर्नमेंट गलत तरीके से इस्तेमाल करती है प्रोटेस्टर्स को दबाने के लिए। तो भैया सार्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे, और जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो नाइजीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ लोगों को मार दिया, लिटरली मार दिया लगोस में। और जब मार दिया तो प्रोटेस्ट और ज्यादा वायलेंट हो गए, लोग उतर आए सड़कों पे हजारों की तादाद में, बोला ये पुलिस ब्रूटैलिटी बंद करो। और जब इस लेवल पे लोग सड़कों पे उतर आए तो भाई सरकार भी डर गई। लोग सड़कों पे अक्टूबर में उतरे क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो गई जहां पे एक सार्स का ऑफिसर एक मैन को डेल्टा स्टेट में मार रहा था। 20 करोड़ की आबादी वाले इस देश में इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर किया गया, और इस वीडियो को इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिला है। तो म्यूजिशियंस लीजो, कार्डी बी, कान्ये वेस्ट, जो कि कुछ समय पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर ऑडियोन जूडो इघालो, इन सब ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू अपनी, कह सकते हैं, सेंसिटिविटीज लोगों के साथ व्यक्त की। फिर एंड सार्स नाम का जो हैशटैग था वो ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा। बहुत सारे म्यूजिशियंस डेविडो और विज़किड ने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। फाइनली मोहम्मद बुहारी के ऊपर जब बहुत ज्यादा प्रेशर आया ना, मोहम्मद बुहारी ने 11 अक्टूबर को अनाउंस किया कि सार्स को हम इमीडिएटली डिसमिस कर रहे हैं, डिसबैंड कर रहे हैं, और सार्स की जगह एक नई यूनिट आएगी, स्वाट यूनिट। और स्वाट यूनिट अपने काम में काफी एथिकल होगी। सार्स में जो पहले के ऑफिसर्स थे वो इमीडिएटली दूसरी यूनिट में हायर नहीं किए जाएंगे। सार्स के ऑफिसर का पहले साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन होगा, उनको ट्रेनिंग की जाएगी लोगों के एथिक्स को ध्यान रखने के लिए, लोगों के राइट्स ध्यान रखने के लिए, और फिर उनको कोई दूसरा अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो याद रखिएगा, नाइजीरिया में सार्स का फुल फॉर्म है आपका स्पेशल एंटी रॉबरी स्क्वाड, और बोको हराम की इंसर्जेंसी के कुछ इंस्टेंसेस। तो ये काम का एक वीडियो थी दोस्तों, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा।